ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अज़ीज़ुर रहमान है। मेरी एक्सपीरियंस जो है वो FCPS मेडिसन और मेरा जो एक्सपीरियंस है अराउंड मोर देन 10 इयर्स है। मैं सिविल हॉस्पिटल में काम करता हूँ एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन और हेपेटोलॉजी OPD को मैं रन करता हूँ, सुपरवाइज़ करता हूँ। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत आम बीमारी है, बहुत कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। उर्दू में हम इसको बोलें तो जैसे काला पीलिया, जिगर का वर्म, जिगर का ज़ख़म जिसको हम बोलते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये बहुत कॉमन है और बहुत सारे पेशेंट आते हैं इस कंप्लेंट्स के साथ, जिगर की तकलीफ़ है। अच्छा, हम अगर इसको डिस्कस करते हैं तो जैसे बहुत डिफरेंट काजेज़ होते हैं जिसकी वजह से जिगर पे ज़ख़म या जिगर पे वर्म आता है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। जो बहुत कॉमन काज है वो है वायरल या जरासीम। मुख्तलिफ़ जरासीम है जिसकी वजह से काला पीलिया या हेपेटाइटिस होता है। उसके अलावा कुछ और भी असबाब हैं इसके, जैसे कुछ दवाओं का असर होता है जिसकी वजह से भी जिगर पे असर होता है, जिगर पे गर्माइश होती है या जिगर पे थोड़ा सा असर पड़ता है। उसके अलावा कुछ और हमारे जिस्म के अंदर ही कुछ ऐसी रतूबतें होती हैं या एंजाइम्स होते हैं जिसके वजह से भी ये बीमारी बढ़ती है या जिगर पे असर होता है, जिसको हम बोलते हैं जैसे हीमोक्रोमेटोसिस, फौलाद की इजाफ़ी या बढ़ाव की वजह से भी जिगर पर असर होता है। एक और बीमारी जिसको हम बोलते हैं विल्सन डिजीज़, एक कॉपर एक एलिमेंट होता है जो भी जिस्म में अगर बढ़ जाए और जिगर पे उसका जमा होने से जिगर कमज़ोर होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, कम लोगों में होता है। जो बहुत कॉमन है वो है हेपेटाइटिस B और C और हेपेटाइटिस A, E, ये बहुत कॉमन है। जो हेपेटाइटिस A और E जो है उसकी ये फैलाव कैसे होता है इन बीमारियों का, ये वायरल हेपेटाइटिस जो हम बोलते हैं वो कैसे फैलती हैं। जो हेपेटाइटिस A और E है वो ज़्यादातर जो है वो गंदी चीज़ें खाने से, जिसमें जरासीम हो लगे, गंदा पानी, हमारे यहाँ पानी का बड़ा मसला है, उससे ये जिस्म में फैलता है। वो 2-2 3-3 फैमिली के मेंबर्स आते हैं कि मुझे पीलिया हो गए, जर्दी हो गई है। गंदा खाना खाने से, बाहर की चीज़ें जैसे हम बहुत से समोसे, पकोड़े, चाट खाते हैं, उसमें भी हेपेटाइटिस A और E की बहुत कॉमन काज इस तरह से आते हैं। जो हेपेटाइटिस, अच्छा, ये जिस्म को टच करने से या खून के लगाने से ये बीमारी A और E नहीं फैलता। जो हेपेटाइटिस B और C है ये ज़्यादातर जो फैलता है वो जिस्मानी ताल्लुक़ से, जैसे बीवी से शोहर को, शोहर से बीवी को, या खून लगाने से होता है, या आमतौर जो बहुत ही मैं तो उसको बेड प्रैक्टिस करता हूँ, जो हमारे यहाँ डॉक्टरों के पास जाते हैं अक्सर फरमाइश करते हैं कि हमें सुई लगवाएं, इंजेक्शन लगवाएं। इंजेक्शन लगाने से या ड्रिपें लगाने से ये बीमारी फैलती है। अगर पुरानी या अगर पहले से इस्तेमाल की हुई इंजेक्शन आपको लगे तो उससे भी ये बीमारी लग सकती है मोस्टली। तो बहुत ख्याल करें, इंजेक्शन की इतनी नीड नहीं पड़ती हमें। हम खांसी, बुखार या जिस्म में दर्द के लिए इंजेक्शन की फरमाइश नहीं करें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ड्रिप या इंजेक्शन अदरवाइज़ ना लगवाएं, तो इससे ये चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। उसके अलावा मोस्टली किस तरह से मरीज़ आते हैं, आपको पता कैसे चलता है कि ये शिकायत है? कॉमन जो सिम्टम्स हैं मोस्टली बुखार का आना, जिस्म में दर्द, खिंचाव, भूख का न लगना, उल्टियाँ, मतली या पेट में दर्द, ये कॉमन अलामतें हैं जो हेपेटाइटिस के होने से हो जाती हैं। फिर आँखों का पीलापन ये ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसकी और कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं। कभी कभी जिस्म में गुनूदगी आना, पेट का फूल जाना, पैरों पर सूजन की शिकायत भी होती है मरीज़ों को। ये इसको हम कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। ये मोस्टली A और E में हो सकती है और B में।
हेपेटाइटिस सी जो है वो एक्यूट प्रेजेंट नहीं करता, और मोस्टली पेशेंट जो आते हैं हमारे पास वो ज़्यादा जिसमें दर्द, थकावट, सुस्ती इस तरह की अलामत से, या इवन खट्टी डकारें आना, मैदे का मसला, इसकी वजह से आते हैं। और फिर वो जब हम टेस्टिंग करवाते हैं तो उनमें ये जरासीम निकलता है। कुछ लोग जिनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होता, कोई भी शिकायत नहीं होती, उनमें भी अगर कभी किसी भी वजह से कोई आपने टेस्ट करवाया ऐसे ही, तो उसमें भी जरासीम आता है। मतलब ये जरासीम आपके जिस्म में होता है और आपको पता नहीं होता। आपने इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग, जब आपने स्क्रीनिंग करवाई तो उसमें फिर पता चला कि ये बीमारी जो है हमारे जिस्म में है। हेपेटाइटिस सी जो है और हेपेटाइटिस बी, ये काफ़ी अरसे तक जिस्म में होता है, लोगों को पता नहीं होता, और ये आस्ता आस्ता जिगर को नुकसान पहुंचाता जाता है, और एंड में जिगर सिकुड़ जाता है, जिगर काम करना छोड़ देता है, जिसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस। और एक दफ़ा अगर लिवर सिरोसिस हो गया, एक दफ़ा अगर जिगर ने काम करना छोड़ दिया, तो फिर उसका जो मुकम्मल इलाज उस टाइम पे अगर जरासीम को ख़त्म भी करें, जरासीम की दवाई भी दें, तब भी जिगर फिर सही नहीं होता। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, अलार्म चीज़ है। इसको हमेशा मैं अपने अक्सर मरीज़ों को बोलता हूँ कि आप अपनी स्क्रीनिंग करवा लें। अर्ली स्टेज पे, शुरुआत पे तशख़ीस हो गई तो इसका इलाज भी बहुत अच्छा है और मुकम्मल इलाज भी हो जाता है। और इसमें ये होता है कि आपका जिगर फिर महफूज रहता है। एक दफ़ा लिवर ख़राब हो गया, जिगर ने काम करना छोड़ दिया, फिर उसकी अलामत जैसे मरीज़ आते हैं हमारे पास, पेट में पानी भर गया, पेट फूल गया, खून की उल्टी आना, पैरों पे सूजन, गुर्दे कमज़ोर हो जाना, बेहोशी की शिकायत, ये अलामत जो है उसके साथ आता है। इसकी वक्ती तौर पर दवाइयाँ हैं, इलाज है, लेकिन कंप्लीट अगर हम बोलें इसका इलाज तो फिर वो होता है लिवर ट्रांसप्लांट, नया जिगर लगे, वरना इसके मुकम्मल कोई इलाज नहीं हो। वायरस आपका ख़त्म हो सकता है लेकिन जिगर फिर वापस सही नहीं होगा अनटिल आपने नया जिगर लगाया या लिवर ट्रांसप्लांट नहीं किया। ठीक, तो ये चीज़ें आपको जो है वो एहतियातन पहले से स्क्रीन करानी ज़रूरी हैं। अच्छा, हमारे पास जो होता है हेपेटाइटिस बी के एहतियात। अब हेपेटाइटिस बी या सी का एहतियात ये होता है, जिस पहले हमने आपको ये बताया कि कोशिश करें कि इंजेक्शंस जब लगाते हैं अवॉइड करें। ठीक, अगर लगाने भी हो तो अपने सामने नई इंजेक्शन निकाल के वो डॉक्टर को या कहीं पे भी आप इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो उनको कहेंगे हमेशा नई इंजेक्शन लगाएं। हम अक्सर जाते हैं कि शेव करवाना है, बाल बनवाना है, वहाँ पे अक्सर हमने देखा है, इवन हम भी जाते हैं, ब्लेड हमेशा नया यूज़ करें, क्योंकि हेयर ड्रेसर अगर पुराना ब्लेड यूज़ करेगा उसमें भी आपको चांस बढ़ जाते हैं कि आपको ये जरासीम लग जाए। और एक घर में अगर किसी को एक को हेपेटाइटिस बी निकलता है, मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं स्पेशली कराची के या इवन आपका पेरीफेरी में, स्पेशली जो जैकोबाद, कश्मीर और इवन ये बलूचिस्तान की पट्टी है, सराइकी बेल्ट है, पश्तून कम्युनिटी बहुत आती है। अच्छा, एक पेशेंट को हेपेटाइटिस है 10 साल 20 साल पहले डायग्नोज हुआ था, वालदा को हुआ था, फादर को हुआ था, उसके बाद स्क्रीन किसी ने नहीं कराया। फिर अब जो आते हैं मरीज, वो भाई को या इवन सिस्टर को, उसको अब जो डायग्नोज हुआ, ये अब नहीं हुआ, ये काफ़ी अरसे से जिस्म पड़ा हुआ था, आपको पता नहीं चला था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक फैमिली में किसी को भी डायग्नोज हो हेपेटाइटिस बी या सी, पूरी फैमिली बच्चों से लेके बड़ी उम्र के लोगों तक सबको टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि अर्ली डायग्नोज हो जाएगा, अर्ली तशख़ीस हो जाएगी, तो उसके बाद ये इलाज भी वक्ती तौर पर वक्ती हो जाएगा, टाइमली। तो आप जिगर की जो है वो ख़राबी बेहतर हो सकती है और जिगर को नुकसान पहुंचाना रुक जाता है। अगर लेटर ऑन देर से आप आएंगे, ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बोला, एक दफ़ा जिगर को नुकसान पहुंच गया, जिगर फाइब्रोस्ड हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, जिगर ने काम करना छोड़ दिया, उसके बाद अल्टीमेटली फिर आपको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको फिर इलाज से जिगर बेहतर नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। ठीक, इससे आपको चीज़ें बेहतर होती हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट पर अगर हम बात करें, इलाज का करें, तो अब पहले एक लोगों को डर था कि इंजेक्शन लगते थे जिसको हम बोलते थे इंटरफेरॉन। ठीक है, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स से जिसमें नुकसान भी होता था। ठीक है, और बहुत से लोग जो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब जो आती है नई ट्रीटमेंट आती है, लेटेस्ट ट्रीटमेंट आई है, सिर्फ टेबलेट्स हैं और एक गोली या ज़्यादा 2 गोली। ठीक है,
वो आपको देंगे। और इवन जो है वो हेपेटाइटिस सी के लिए तो 3 महीने का कोर्स है, या किन किन पेशेंट में हम 6 महीने का कोर्स देते हैं, ठीक है। और उससे माशाल्लाह तकरीबन 95 to 98% पेशेंट में, मतलब 95 से 97% पेशेंट में ये वायरस ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसमें और जो बात मैं आपको करना चाहता हूँ, एक आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, 3 महीने का कोर्स है, जैसे दवाई ख़त्म होती है तो हम टेस्ट करवाते हैं काले पीली का, हेपेटाइटिस का, PCR जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये टेस्ट नेगेटिव आता है, मतलब जरासीम ख़त्म हो गया, फिर हम पेशेंट को हमेशा गाइड करते हैं कि आप 6 महीने के बाद दोबारा ये टेस्ट करवाएं। कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते, ठीक है। टेस्ट दोबारा करवाना ज़रूरी है कि हमें देखना है कि 6 महीने के बाद भी रिस्पॉन्स कैसा है। कभी कुछ लोगों में ये वायरस वापस आ जाता है, कुछ % में, इसलिए दवाई ख़त्म होने के बाद और उसके 6 महीने के बाद ये टेस्ट करवाना आपके लिए ज़रूरी है। 6 महीने के बाद भी अगर ख़त्म हो गया तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद अगर आप रिपीट करवाना चाहें तो 1 साल के बाद 1 दफ़ा करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाएं तभी भी इतनी ज़रूरत नहीं है, वो फिर दोबारा आने के चांसेस कम हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी का ये होता है कि आपने जरासीम अगर है, उसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। अगर उसके बाद जो है वो ये चीज़ जरासीम ज़्यादा है, जिगर पे वर्म आया है, ये जिगर की थोड़ी सी कमज़ोरी होना शुरू हुई है, तो हम दवाई शुरू करते हैं। अगर जिगर बिल्कुल सही है, वायरस 2000 से कम है और कोई भी अलामत नहीं है, और रिपोर्टों में कुछ जो जिगर की रिपोर्ट है वो सारी ठीक है, तो उसमें फिर हम दवाई शुरू नहीं करते। उसमें फिर हम उनको बोलते हैं कि हर 3-3 महीने के बाद आके हमारे यहाँ आके एक छोटी सी टेस्ट करवाएं जिगर की, और जो वायरस है PCR 1 साल के बाद रिपीट करवाना होता है, हर साल के बाद। किसी भी टाइम पे अगर हम समझते हैं कि जिगर पे वर्म आना शुरू हुआ है तो उसी टाइम पे दवाई शुरू करते हैं। ये हमेशा याद रखें, हेपेटाइटिस बी का इलाज जब एक दफ़ा शुरू हुआ तो वो काफ़ी अरसा चलता है। कुछ लोग कहते हैं हमने 6 महीने का कोर्स कर लिया, कुछ लोग कहते हैं हम 3 महीने का कोर्स कर लिया। एक चीज़ जहन में रखें, हेपेटाइटिस बी का इलाज मुख्तलिफ है, हेपेटाइटिस सी का इलाज मुख्तलिफ है। हेपेटाइटिस बी का इलाज जो है वो तकरीबन 5-6 साल 10 साल भी चलता है, और कभी कभी ज़िंदगी भर चलता है। इसमें हेपेटाइटिस बी में जो हमें टारगेट होता है, हम क्या चाहते हैं कि जरासीम दबा रहे। इसमें जरासीम बिल्कुल ख़त्म बहुत ही कम होता है, जरासीम दब जाता है और ये दबा रहता है जब तक आप दवाई लेते हैं। जब ने आपने दवाई बंद कर दी तो उसके बाद इसका ये चांस होता है कि दोबारा वापस आ जाए, तो बढ़ जाए। तो इसलिए मेरे मशवरा है कि जब हेपेटाइटिस बी की दवाई शुरू हो तो 6 महीने 1 साल या 2 साल नहीं, ये काफ़ी अरसा चलता है, ठीक। अच्छा, हमारे पास कुछ लोगों में जो है वो हेपेटाइटिस डी का एक अलामत है, वो उन लोगों में हेपेटाइटिस डी होता है जिनमें हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी मौजूद हो। और डी एक और ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है, और बी और डी दोनों जब मिलते हैं तो जिगर पे नुकसान होना ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक दफ़ा अगर डी आ गया तो उसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसमें हमें इंजेक्शन का कोर्स करना पड़ता है, वो 1 साल का कोर्स होता है। उसमें भी मेरे पास कुछ लोग आते हैं जैसे 6 महीने का कोर्स किया, जरासीम ख़त्म हो गया, बंद कर दिया। नहीं, जब बंद करेंगे इलाज तो दोबारा वापस आने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो कम से कम 1 साल या फिर 1.5 साल ये हेपेटाइटिस डी का कोर्स चलता है इंजेक्शन का। तो इसको हमेशा जहन में रखिएगा। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ख़ानदान में एक बंदे को अगर हेपेटाइटिस बी या सी निकलता है तो पूरी फैमिली में आप स्क्रीन कराएं, पूरी फैमिली के चकास करवाएं कि घर के बाकी लोगों में भी होता है। मेरे पास अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि खाना पीना इसमें क्या होता है, स्पेशली हेपेटाइटिस बी को। अगर जिगर सही है आपका और कोई अलामत नहीं है, रिपोर्ट में बेहतर है, वायरस है सिर्फ जिस्म में, जरासीम सिर्फ जिस्म में, कोई मना नहीं है खाने पीने की। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गोश्त खाना बंद कर दिया, कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ जो है वो हरी सब्ज़ी खा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम ये चीज़ें बंद कर दी। कोई मना नहीं है, घर में जो पकता है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अंडा, गोश्त, मछली, दूध, दही, फ्रूट सब खाएँ और अच्छा खाएँ, साफ़ सुथरा खाएँ, घर का पका हुआ खाएँ। चिकनाहट तेल से हम वैसे ही मना करते हैं, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। इसमें अंडा, गोश्त, मछली जिसको कहते हैं प्रोटीन डाइट, इस ज़्यादा खाएंगे तो जरासीम के ख़िलाफ़ आपकी मज़ाहमत बढ़ेगी और जरासीम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा खाने पीने का मैंने ये कहा कि जितना अच्छा खाना खाएंगे घर का पका हुआ, तो आपके जरासीम के ख़त्म होने में दवाई भी हेल्प करेगी, या वैसे भी जरासीम अगर
कुदरती तौर पे कम होना शुरू हो जाए तो डाइट आपके लिए हेल्पफुल है। सो हमेशा डाइट पे कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एट द एंड अगर आपको मुझसे रब्ता करना है या अपॉइंटमेंट लेनी है, मैं ताज कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करता हूँ मंडे टू थर्सडे 2 to 4 PM 2 से 4 बजे दोपहर को, और ऑनलाइन alltech.com से अगर उसके थ्रू अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।